नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम शौर्य पथ में आप सभी का स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध की, भारत चीन वार्ता की, श्रीलंका के राष्ट्रपति की भारत यात्रा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुवैत दौरे की। इन सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत के लिए उपस्थित हैं ब्रिगेडियर श्री DS त्रिपाठी जी, सेवानिवृत्त। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, शुरुआत करते हैं रूस यूक्रेन युद्ध से। वहाँ पर नया अपडेट क्या है? एक जो सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये है कि रूसी सेना के एक शीर्ष जनरल को मार दिया गया, जिससे पुतिन का गुस्सा भड़क गया है। कैसे देखते हैं सर अब आप इसको? नीरज जी, देखिए, इसमें कुछ समय से, जब से खास करके इलेक्शंस हुए हैं अमेरिका में जी, तो जो कहते हैं ना, प्लेयर्स जितने हैं इस लड़ाई में थोड़े बदल गए हैं अब जी। अभी अमेरिका में ही दो हो गए हैं, जो बाइडेन जो अभी करंट राष्ट्रपति हैं जी, और पुतिन की टीम जो अभी आने वाले हैं अगले एक महीने एग्जैक्टली एक महीने देख लीजिए है, उसके वो आ जाएंगे जी। जो सिचुएशन है नाटो की जी, वो भी बदल रही है जी, क्योंकि अब उनको लग रहा है, आपने पढ़ा होगा, दर्शकों को भी पता होगा कि एक दिन पहले ही नाटो के जो करंट चीफ हैं जी, उन्होंने बोला है सबको कि अपनी सुरक्षा के लिए उनको ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी जी, तो उनको अब अपनी चिंता सता रही है। जी, तो यूक्रेन से कहने का मतलब है कि यूक्रेन से अब जो है वो अलग अपनी देख रहे हैं जी, कि हम कैसे अपने आप को अब बचाएंगे, आगे किससे? अमेरिका से तो है नहीं, यूक्रेन से तो है नहीं, तो रह गया रशिया से, रूस से। जी, जी, जो तीसरी चीज है यूक्रेन की, जी, जेलेंस्की भी अब समझ गए हैं कि वो माहौल न है न रहेगा, आगे और नहीं रहेगा जी, जो अमेरिका से जैसे उनको बोल करके वो लिए जा रहे थे। जी, और कुछ लोगों का तो ये कहना था, अमेरिका के और यूक्रेन के, कि जेलेंस्की ब्लैकमेल किए जा रहे थे, जी, डर दिखा करके कि अगर हमारा कुछ हो गया तो रूस जो है उनके ऊपर उनके ऊपर आक्रमण कर सकता है। जी, ये चीज़ बता करके सारा उन्होंने खाली कर दिया तकरीबन जो हथियार और बाकी स्टोर्स हैं जी, यूरोप के। तो ये सब चीज़ें अब आने लगी हैं, तो वहाँ से भी अब जेलेंस्की भी समझ गए हैं कि बहुत कुछ नहीं मिलने वाला है। जी, तो उन्होंने कुछ तो अपनी तैयारी की थी कि उन्होंने ड्रोन्स अपने डेवलप किए थे, कुछ मिसाइल्स अपनी डेवलप कर रहे हो, न्यूक्लियर की बात दोबारा कर रहे हैं जी, कि हमारे पास होना चाहिए। लेकिन इन सब के साथ देखिए, अगर कोई अपना एक चीज़ लेके चल रहे हैं, दृढ़ निश्चय पर हैं, वो हैं पुतिन। जी, वो चले जा रहे हैं बिना कुछ देखे हुए। उनका एक ही है, जैसे हम लोग पहले से कहते आ रहे हैं कि मैक्सिमम टेरिटरी वो 20 जनवरी से पहले ले लें, जब तक ये बात अगर शुरू होनी है जी, उनकी शांति की। जी, अभी देखिए, फिलहाल बाइडेन ने क्या किया है कि उन्होंने जो अभी तकरीबन $500 मिलियन का वो दिया है उनको, जी, और वेपन्स और एमुनिशन का। जी, और उसमें 500 में उन्होंने ये भी बता दिया है कि भाई बेसिकली रॉकेट्स और आर्म्स एमुनिशन ऐसी चीज़ों के लिए बेसिकली वो दे रहे हैं। जी, और जो पेंटागन के स्पोक्स पर्सन है जॉन किर्बी, जी, उन्होंने भी ये कहा है कि देते रहेंगे बाइडन जब तक हैं तब तक, जी, मतलब वो मे भी 19 जनवरी तक या जब तक है जी, जो मदद है देते रहेंगे। लेकिन ट्रम्प का हम जानते हैं कि उन्होंने ऑलरेडी अपने बहुत क्लियर कर दिए मंशा की किस तरह है, और पिछली बार भी हमने बात किया था। जहाँ तक रूस का सवाल है, हम थोड़ी देर बाद आएंगे कि जो उन्होंने जनरल जो भी मारे गए हैं, रूस जो है वो तो अपने निश्चय में आगे बढ़ रहा है। डोनेस्क रीजन में देखिए वो आगे बढ़ता ही जा रहा है। जी, और जेलेंस्की ने खुद ये बोला है, उनके जनरल्स ने बोला है, बल्कि ये तो उन्होंने क्लियर नहीं बताया है, लेकिन इंग्लैंड की MI की मिलिट्री इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि तकरीबन 24 से 2500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया रूस ने वापस ले लिया है। जी, मतलब वापस ले लिया इन द सेंस कि कैप्चर कर लिया है, और जी, जो जी, पीछे हटा था। रूस का कहना था, रूस के चीफ ऑफ स्टाफ कल ब्रीफिंग कर रहे थे, उन्होंने ये कहा है कि तकरीबन 4000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया उन्होंने ले लिया है। जी, तो दोनों मान तो रहे हैं कि ले लिया है, सिर्फ फर्क इसी में है कि कितना लिया है। वो तो खैर रूस अपना कहेगा, ये भी कहेंगे, वो कम करके कहेंगे, रूस अपना ज़्यादा करके कहेगा। लेकिन सबसे बड़ी है जो चीज़ है कि यूक्रेन
हारता ही जा रहा है। जी उसकी ज़मीन खुद मतलब निकलती ही जा रही है। कर्स्क में गया था, अब कर्स्क में देखिए कुर्स्क में तो इसने रूस कह रहा है कि इनके यूक्रेन के तकरीबन 25 से 30 हज़ार मारे गए हैं। जी हालांकि उन्होंने अभी तक पूरी फिगर नहीं दी है। जरूर जेलेंस्की ने एक बार बोला था, या उनके यहाँ से रिपोर्ट आई थी कि 45,000 कुछ मारे गए हैं, लेकिन देखिए तो रिपोर्ट कहीं से सही नहीं आ रही है, ना कोई देगा, तो ये कम करके ही बताई जाती है। लेकिन नुकसान इनका काफ़ी हो रहा है, और 50% से ज़्यादा एरिया जी जो इन्होंने लिया था रूस का, या जिसमें गए थे कर्स्क इलाके में, वो रूस ने ऑलरेडी वापस ले लिया है, और बाकी भी मुझे लग रहा है वो जल्दी ही वापस ले लेगा। तकरीबन तो टोटल 1200 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया था, तो आधा हो गया, मतलब 600 हो गया, बाकी भी रूस ले लेगा, क्योंकि बड़े वाइड फ्रंट पर है। जी और ये पहले ही से प्रेशर में इनके जनरल से भी बोल रहे हैं, ये बहुत प्रेशर है कर्स्क में, और उसके सैनिक वापस आ रहे हैं, डिजर्ट करके जा रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं मैदान यूक्रेन के। जी तो ये हालत वहाँ पर है। जी डोनेस्क में जो पोक्रोस का इलाका था, उसके बहुत नज़दीक पहुँच गया है रूस। जी तो जैसे हमने पहले भी कहा था, अगर रूस वहाँ पहुँच जाता है, एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक्स हब है, सेंटर है, जहाँ से कि खास करके यूक्रेन की मिलिट्री की मैक्सिमम सप्लाई यहाँ से जाती हैं। जी अगर वो कैप्चर हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हमेशा के लिए यूक्रेन को। जी तो ये चीज़ वहाँ पर आ रही है, खास करके वहाँ पर कुछ हाइट्स हैं, एरियाज हैं, जहाँ से कि बहुत मुश्किल हो जाता है इनको। जापोरिजिया में मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं रूस, वहाँ पर इनके काफ़ी लोग मारे जा रहे हैं। जी और जहाँ तक इनकी रूस के ऑपरेशंस बाकी का सवाल है, देखिए रूस ने अभी सबसे ज़्यादा फुट इन्फेंट्री और आर्मर्ड व्हीकल्स पर लगाया है, आर्टिलरी भी कम कर दी है, ड्रोन्स एयरक्राफ्ट की स्ट्राइक है, वो फास्ट पेस पर अब आगे बढ़ना चाहते हैं जी कि आगे जा करके जितना ज़्यादा से ज़्यादा एरिया जो कैप्चर कर सकते हैं वो करें। ग्लाइड बॉम्ब्स का उन्होंने इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर दिया है, जिसकी तबाही सबसे ज़्यादा मची है और सबसे ज़्यादा नुकसान वहाँ पर हुआ है। रूस ने अभी ट्राइडेंट एक लेजर वेपन भी उन्होंने पूरा मतलब डेवलप कर लिया है, उसका इस्तेमाल करेंगे। वो कह रहे हैं कि वो उससे 2 किलोमीटर की दूरी पर ड्रोन्स और छोटे जो बाकी एयरक्राफ्ट हैं उनको मार गिरा सकते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने टेस्ट कर लिया है पूरा, अब सक्षम है इस्तेमाल करने के लिए। जी हालांकि एक ऐसा ही वेपन पहले इंग्लैंड ने भी बोला था कि उन्होंने भी डेवलप किया है, तो इससे भी देखिए काफ़ी फर्क पड़ जाएगा। और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है, देखिए जेलेंस्की ने खुद ये बोला है परसों, एक फ्रांस के एक न्यूज़ चैनल को रिपोर्ट उनसे इंटरव्यू में बताया है, उन्होंने माना है कि जितना एरिया वो हार चुके हैं जी वो वापस नहीं ले सकते अभी। जी कहते हैं उस हालत में नहीं है, सक्षम नहीं है, उनका शब्द ही है कि वो सक्षम नहीं है वो एरिया वापस लेने के। जी और उन्होंने कहा कि चूंकि हमारा कानून है तो हम उस एरिया हम छोड़ भी नहीं सकते, तो हम डिप्लोमेटिकली इसको वापस लेंगे। जी तो आप समझ सकते हैं कि क्या सिचुएशन अभी जी वहाँ पर हो गई है। जी जहाँ तक रूस का है, देखिए उसके लॉस तो हैं, मैं तो कहूँगा सबसे बड़ा लॉस तो उसका सीरिया में हुआ है। जी सीरिया में 3 बेस उसके हैं, हालांकि वहाँ का अलग है, अभी डेवलपमेंट्स आ रही हैं, अगली बार हम देखेंगे, उस पर बात करेंगे, बट लॉस तो है जी वहाँ पर। कहा जा रहा है कि वो जो अभी वहाँ पर कब्जे के लिए HTS आई है, उनसे वो बात कर रहे हैं आगे के लिए, लेकिन वहाँ लॉस है। और दूसरा लॉस जरूर है ये जनरल्स का, जी। जो एक जिनके जनरल अभी मारे गए हैं, जो जी। कि NBC न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल वॉरफेयर के इनके चीफ थे, जी वो मारे गए हैं। और ये देखिए अभी तक मैं टोटल अगर बात करूं 2022 फरवरी से जब से ये ऑपरेशन अटैक शुरू हुआ, जी रूस के तकरीबन 9 जनरल मारे जा चुके हैं। जी हालांकि एक और चीज़ है कि रूस में जनरल्स बहुत हैं, जी मतलब अगर हमसे या यूक्रेन से कंपेयर कीजिए तो उस हिलाल में अगर जैसे हमारे 1 हैं तो उनके 4 हैं, 3 हैं, काफ़ी हैं जी। ऐसे उस रैंक्स में उनके ज़्यादा हैं, जनरल्स की रैंक्स उनके हैं। लेकिन 13-14 बोले जा रहे थे, लेकिन जो कंफर्म्ड हैं जी उनमें यह है कि 9 तो इनके मारे गए हैं 2022 से लेके अभी तक, जिसमें अगर आप वो लीजिए कि हालांकि जो चेचनिया की लड़ाई हुई थी 1999 में, वहाँ सबसे ज़्यादा मारे गए थे इनके, 13 या 14 मारे गए थे। जी तो लगभग
उससे तो थोड़े कम हैं, उसके वो हैं। लेकिन देखिए 2022 में इनके तकरीबन 4 मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर्स मारे गए थे, जी। अलग अलग, कुछ बैटल में, कुछ जी। टारगेटेड भी था। जी। उसके बाद 2023 में, 22 के बाद 23 में इनके 2 मेजर जनरल रैंक के, एक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के मारे गए थे। जी। और अभी देखिए, तो इस समय 2 तो अभी नवंबर दिसंबर में ही 2 मारे गए, और एक अभी जो हैं उनको मारा इन्होंने, जिसको इन्होंने बोला है, यूक्रेन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है जी। कि हमने किया। और देखिए यूक्रेन अपने आप तो खैर सब जानते हैं कि नहीं कर पाता, जी। तो ज़रूर मदद इनको बाहर से मिली है, रूस भी जानता है और बाकी भी जानते हैं। लेकिन इन्होंने यूक्रेन ने जो यूक्रेन के भी 5 तकरीबन जनरल्स मारे गए हैं, जी। और उनके 5 अलग हैं। उसके अलावा 2 इन्होंने कैप्चर किए थे रूस ने, जो कि उन्होंने नेवी के थे, जिनको उन्होंने रिपेट्रिएट कर दिया था जब एक्सचेंज हुआ था जी। इसमें। तो नुकसान तो दोनों का हुआ ही है। लेकिन जो अभी बात आप कर रहे हैं, बताए थे, जो दर्शकों को पता है कि लेफ्टिनेंट जनरल इगोर जो किरिलोव हैं, ये माने जाते थे, काफ़ी एक्सपर्ट थे न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल में, बिल्कुल साथ में थे पुतिन के। इन्होंने तो यहाँ तक वो किया था, इन्होंने ही खुलासा किया था, जो बताया था कि यूक्रेन के अंदर बहुत ज़्यादा लैब्स थी अमेरिका की, जहाँ पर कि ये इसी का बायोलॉजिकल केमिकल वॉरफेयर के लिए ही लैब्स थी ये। जी। इन्होंने ये भी कहा था कि कोरोना वायरस एक्चुअली वहाँ से नहीं शुरू हुआ, जी। वुहान से नहीं शुरू हुआ, चीन से, यहाँ से शुरू हुआ। जी। तो उसके अलावा न्यूक्लियर पॉलिसी अभी नवंबर में जो बदली थी पुतिन ने, जी। इन्हीं की ब्रेन चाइल्ड थी। जी। और यूक्रेन का यह मानना था कि तकरीबन 4500 केमिकल अटैक्स, जी। बॉम्ब्स या बाकी जो अटैक्स थे छोटे या बड़े लेवल पर, वो इन्होंने किए थे। जी। तो इनको ऑलरेडी यूरोप और उन्होंने तो यूएस ने सैंक्शन कर रखा था, बट इन्होंने डिक्लेयर कर रहा था इनको टेररिस्ट कर यूक्रेन ने। जी। तो इन्होंने कहा कि ये तो हमने करना ही था। जी। तो इस वजह से ये चल रही थी। लेकिन देखिए ये एक बहुत बड़ी, मैं कहूँगा, इनकी कामयाबी है, और बहुत बड़ा नुकसान रूस के लिए। नुकसान रूस इसलिए कि रूस के जनरल गए हैं। नुकसान सबसे बड़ा है कि जहाँ ये हादसा हुआ, जी। वो क्रेमलिन से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर था। जी। ये फ्लैट से आ रहे थे, वहीं पर बताइए पार्क्ड है स्कूटर। जी। अब इतनी सिक्योरिटी अगर नहीं है, जी। तो ये तो इनकी एक बहुत बड़ी विफलता मानी जाएगी रूस की। जी। और अपने अगर एनबीसी चीफ की उसकी नहीं कर सकते हैं, तो फिर आगे कैसे चलेगा। हालांकि देखिए 2-3 टारगेटेड क्लिक्स तो हो चुकी हैं पहले, बहुत पहले। आपको याद होगा 2022 के एंड में तकरीबन पुतिन की गाड़ियां जो जा रही थी, उसके आगे भी साइड में एक हुआ था ब्लास्ट, जो कि छोटा ही था, लेकिन वहाँ भी था। इनके एक बहुत बड़े मित्र थे जो कि इनके बात करते थे, उनकी भी गाड़ी चूंकि एक्सचेंज हो गई थी, तो उनकी बेटी मारी गई थी ब्लास्ट करके। तो ये भी चीज़ें हुई थी। तो ये विफलता तो है। तो लेकिन हमेशा ये नहीं होता कि दुश्मन कुछ नहीं कर सकता। उसके पास भी उस समय अभी भी यूक्रेन के पीछे तो बैकिंग है अमेरिका और नाटो की, तो इनको उससे फ़र्क तो पड़ा ही है। और कहा जा रहा है कि इनको सबसे ज़्यादा ये है कि इंफॉर्मेशन जो मिली, बिल्कुल सेकंड टू सेकंड इंफॉर्मेशन मिलती रही है, लोकेशंस मिलती रही हैं, उसकी वजह से ये संभव हो पाया। और अभी इन्होंने, रूस ने बोला भी है कि उज़्बेकिस्तान का एक नागरिक है जिसको इन्होंने पकड़ा है, जो इसमें शामिल था, उसको $1 लाख मिलने थे, और उसी को इन्होंने रिक्रूट किया था। तो खैर बाकी चीज़ें तो बाद में आएंगी, लेकिन देखिए मतलब कुछ भी कहिए, नुकसान तो है और विफलता भी मानी जाएगी। और इसके साथ अगर आप मॉस्को में और वहाँ मतलब सेंटर में जा कर के ऐसी चीज़ होना आगे, मैं मानता हूँ कि एफएसबी इनकी जो है, इनकी सीक्रेट जो यूनिट है, सीक्रेट सर्विस है पुतिन की, वो ज़रूर आए होंगे, एनालाइज करेंगे, देखेंगे बाकी। लेकिन अब क्योंकि इनके देखिए पिछले साल इनके जो प्रिजन हेड थे
वो भी मारे गए थे, जहाँ पर मैक्सिमम इनके प्रिजनर्स रह रहे थे जी यूक्रेन के, और यूक्रेन ने कहा था कि उनको बहुत इनह्यूमन ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। तो ये सब चीज़ें हुई थी जो कि विफलता तो दिखाती है, जी लेकिन ये भी मैं कहूँगा कि ऐसे माहौल में तो ये है जो कि हर एक आदमी करता है, ये एक हाइब्रिड वॉरफेयर में ये भी चीज़ आती है। जी तो लोगों को एम क्या था, उनका एम है कि एक तो इतने बड़े सीनियर जिसको था उसको मारा, और वहाँ इनके लोगों को बता दे कि तुम अपने घर में भी इतने सेफ नहीं हो। जी ये भी चीज़ वहाँ चली गई है। अब इसके जहाँ तक इफेक्ट की बात है, देखिए मैंने कहा कि रशिया के टॉप कमांडर तो पहले भी गए हैं, जी और पुतिन ऐसे मामलों में ज़्यादा रिवेंज लेते ही हैं, कुछ ना जी कुछ वो जरूर करते हैं, तो छोड़ेंगे नहीं, वो तो ऑलरेडी बोल चुके हैं जी कि वो करेंगे। और ये एक चीज़ आ गई कि मतलब यूएस, नाटो, यूक्रेन के स्पाइस जो हैं, मतलब वो उनकी जो सीक्रेट सर्विस है काफ़ी आगे तक पहुंच गई है, जी और ऐसे चीज़ें कर सकती हैं। तो अब इनको थोड़ा सा और ज़्यादा मतलब संभल के रहना पड़ेगा। जी और जहाँ तक इनका एक मतलब ये देखिए, इनके एक नेवल के कमांडर थे जी जो 2023 में मारे गए थे, और वो मारे कब गए थे, उनकी हैबिट थी कि रोज़ मॉर्निंग जॉगिंग में जाते थे, जी एक्सरसाइजेज करते थे बड़े वो, और उनको उन्होंने टारगेट किया उसी समय रियल टाइम लेकर के, जबकि वो जॉगिंग के लिए जा रहे थे। जी तो ऐसे में इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो पहुँच है उस लेवल तक, और इंटेलिजेंस उस लेवल तक इनकी पहुँच गई है, तो कोशिश तो कर रहे होंगे पैनिक क्रिएट करने की, बट मुझे लगता नहीं है कि पुतिन को पैनिक होगा, बिकॉज जी वो बहुत चीज़ें उनके साथ हुई और पैनिक जी नहीं किए हैं इसके साथ, और रिस्पॉन्ड तो वो करेंगे ही। एनर्जी सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर तो इन्होंने वैसे ही तबाह कर दिया है यूक्रेन जी का। जी तो बाकी जो रह गया है, इन्होंने तो अब बोला है कि टारगेट भी करेंगे लीडर्स को जो अभी तक नहीं कर रहे थे। जी तो वो थोड़ा अगर होता है तो मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ देखिए पुतिन, जैसे मैंने कहा, वो इन सब चीज़ों को दरकिनार करके वो अब लगे हुए हैं जितना अंदर पहुंच जाएं जी यूक्रेन के, जी तो वो आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। एक चीज़ और जो बीच में आई है कि अब धीरे धीरे यूरोप में ये बात चलने लगी है कि पोस्ट वॉर यूक्रेन कैसा होगा। जी यूक्रेन ने तो ऑलरेडी बोल दिया है कि उनको तो $55 बिलियन चाहिए जी इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी चीज़ें ठीक करने के लिए। लेकिन ये है कि एक जो बातचीत चल रही है कि जो भी सीज फायर जहाँ भी होता है, जो भी लाइन होता है, वहाँ पर मॉनिटरिंग कैसे होगी, जी वहाँ पर मल्टीनेशनल फोर्स रखी जाए। जी अमेरिका ने पहले ही बोल दिया है कि वो अपने कोई फोर्स नहीं रखेंगे वहाँ। जी उन्होंने कहा कि कोई ट्रुप्स हमारा बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं होगा। जी पोलैंड भी धीरे धीरे यही कह रहा है, जी और एक दो और हैं, फिनलैंड और बाकी देश। हालांकि ये बात खुल के नहीं आई है, जी ये बात अभी तक मैक्रोन ने ही, फ्रांस के राष्ट्रपति ने ही रेज किया है, शायद जर्मनी ने भी, लेकिन ये बात खुल के अभी आगे नहीं आई है, क्योंकि बिल्कुल खुल के आएगी तो पुतिन तो और ऊपर हो जाएंगे। जी। ये लोग तो ऑलरेडी ये बात कर रहे हैं, फिर जी। अपनी कंडीशन डालने की होंगे। दूसरी चीज़ इनको लग रहा है कि ट्रुप्स किसके आएंगे, कहाँ से आएंगे, जी कौन देगा, उनका मेंटेनेंस कौन करेगा, वेपन्स, अम्युनिशन, बाकी चीज़ें कौन देखेगा। जी और कहीं आपस में झड़प होती है रूस के साथ, जी तो फिर आगे क्या होगा उसका। जी तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि बातचीत चल रही है। और इनका वेपन स्टॉक देखिए, हम हर जगह आ रहा है कि कम हो गया है ऑलरेडी। ट्रंप ने भी बोला है, और यूरोप में भी लोग कह रहे हैं कि 3% अपना बढ़ाइए आप जीडीपी का ऑन जी। सुरक्षा रक्षा के ऊपर। और फिर 3% बहुत बड़ी चीज़ होती है, इनको $1 ट्रिलियन के जाने पड़ेंगे, तो वो वहाँ पर मुश्किल है। तो अभी जो है रूस अपने एम लेके आगे बढ़ रहा है, यूक्रेन पीछे हट रहा है, यूरोप भी लगभग उसी हालत में है। जी तो अब सब यही वेट कर रहे हैं कि 20 जनवरी आए और ट्रंप जैसे कहते हैं कि एक दिन में बंद कराएंगे, वो चीज़ हो। वो चीज़ हो। वो शायद पुतिन तुरंत नहीं चाहते हैं, जी लेकिन ये मान के चलेंगे कि नाटो और यूक्रेन यही चाहता है जी कि जितना जल्दी हो ये ख़त्म हो। और यूक्रेन की जनता तो कह ही रही है कि हो जाए, भले जितना देना हो रूस को दे दें, बट जी हम शांति से रहें। जी बिल्कुल सर। सर, भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों की चीन में वार्ता हुई, कितनी सफल रही है, कितने मुद्दों पर सहमति बनी?
नीरज जी देखिए, इसमें हालांकि ये जो वार्ता हुई है 5 साल के बाद हुई, जी 2019 के बाद ये बातचीत हुई है। जी और ये जो मैकेनिज्म था एक्चुअली स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव, जिसमें कि हमारे एनएसए जी डोवाल गए थे वहाँ और उनके फॉरेन मिनिस्टर थे जी वांग ली, तो ये जो बातचीत ऐसे नहीं हो गई कि 5 साल में तुरंत ये बन गया। हालांकि देखिए, ये मैकेनिज्म बनी थी 2003 में, जी 2003 से लेकर के और 2019 तक तकरीबन 22-23 बार बातचीत हो चुकी थी। जी। ये 23वीं बातचीत है, लेकिन इसका बैकग्राउंड पहले ही बन चुका था। जी और बैकग्राउंड में देखिए कि आपको याद होगा कि फॉरेन मिनिस्टर की मुलाकात इनके फॉरेन मिनिस्टर से हुई थी जी पहले। और अभी जो मोदी और अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी और शी जिनपिंग, इनकी मुलाकात हुई थी चाइनीज प्रेसिडेंट की, जब ये लोग ब्राज़ील में गए थे G20 में, वहाँ जी। भी मुलाकात हुई और वहाँ दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स की भी मुलाकात हुई थी, हमारे और उनके जी। फॉरेन मिनिस्टर की। और इसके बीच में भी बातचीत चलती रही थी, जी वर्किंग मैकेनिज्म की बात होती रही थी। कोर कमांडर लेवल की बात आप जानते हैं जुलाई में जो हुई थी लास्ट, उसके बाद कई चीज़ें हुई। सितंबर में आते आते कई जगह से विड्रॉल हो गया था, जी जो कि भारत और दोनों ने कंफर्म किया। ये चीज़ बताई भी गई पार्लियामेंट में, इस बारे में भी बताया गया। तो ये जो वर्किंग मैकेनिज्म जो पहले से बना हुआ ऑन कंसल्टेशन कोऑर्डिनेशन, उसकी जो है वो बेसिकली मीटिंग होती भी रही थी। और ये वाली जो मीटिंग है स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की, ये ज़रूरी होती है क्योंकि देखिए उस बड़े हाई लेवल पर है, क्योंकि ये मीटिंग तब हुई है शेड्यूल जबकि ऑलरेडी दोनों अपने प्रधानमंत्री मोदी और वो उनके प्रेसिडेंट मिल चुके थे ब्राज़ील में, उसके बाद हुई। और जब काफ़ी कुछ चीज़ें जो जहाँ तक पेट्रोलिंग की बात थी जी या पीछे हटने की, ये ऑलरेडी हो चुकी थी। तो ये जो है इससे पहले आप देखिए, जो हम कोर कमांडर लेवल की बात कर रहे थे, 21 मीटिंग हो चुकी थी। जी तो काफ़ी कुछ इसका बैकग्राउंड बन चुका था और उसके बाद जाकर के ये मीटिंग हुई थी। जी और सितंबर में बोला गया था कि अक्टूबर में रादर, अक्टूबर के लास्ट तक 90% डिसएंगेजमेंट हो चुका था। जी उसके बाद छोटे मोटे जो चीज़ें रह गई थी उसकी भी बातचीत है, उस पर भी आगे चलेंगे। और भारत यही कहता रहा है कि जो सिचुएशन थी पहले की, गलवान डोकलाम से पहले की, वही सिचुएशन वापस आनी चाहिए थी। और देखिए, इसमें दो चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं चीन के साथ। अकेले डिप्लोमेटिक, अकेले मिलिट्री बातचीत नहीं हुई जी डिप्लोमेटिक और मिलिट्री बातचीत साथ साथ चलती रही। जी तो उससे जो है चीज़ें एक साथ रहीं और फ़र्क पड़ा उससे। और अभी इन्होंने जो है देखिए बातचीत में यही कहा है कि हम कंटिन्यूअस रहेंगे, एंगेज आपस में होते रहेंगे, बातचीतें करते रहेंगे और कोई अटेम्प्ट ऐसा नहीं करेगा कि यूनिलैटरली LAC बदले, जी पेट्रोलिंग अपनी करते रहेंगे। तो इन्होंने 6 पॉइंट एग्रीमेंट किए। ग्राउंड पर तो देखिए पहले बता चुके हैं। और जो क्या हुआ था, इन्होंने ये भी कहा है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू होगी जो बंद हो गई थी, जी दोबारा शुरू करेंगे। पीस और ट्रैंक्विलिटी, मतलब जो पंचशील से लेके बाकी जो बातें हुई वो हम आगे बढ़ाते रहेंगे। म्यूचुअली एक्सेप्टेड सोल्यूशन लेंगे, यानी कि एक तरफा हम बोलते रहेंगे। और 2005 का जो एग्रीमेंट है उसकी गाइडलाइंस को लेकर के चलेंगे। तो ये सब चीज़ें इन्होंने ली। इन्होंने यहाँ भी बोला कि रीजनल इश्यूज, ग्लोबल इश्यूज, बाकी चीज़ों की भी बात हुई जो कि नॉर्मल है। लेकिन देखिए इसमें एक ही चीज़ नहीं है, मिलिट्री और इकॉनमी दोनों इन्वॉल्व है। जी और अगर आप बात कीजिए कि रिजोल्यूशन, मैं यही कहूँगा कि देखिए जो रिजोल्यूशन 62 से लेकर के जो अभी इन 1962 से लेकर के और अभी 62 ईयर्स में नहीं हुआ, हम सोचेंगे तुरंत हो जाए, वो तो नहीं हो पाएगा, समय तो लगेगा। क्योंकि ट्रस्ट, हम बातचीत तो हो गई जी लेकिन जो एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट वाली भावना है, विश्वास आपस में, वो इतनी जल्दी चीन के साथ आएगा नहीं। जी लोअर लेवल पर तो अभी भी मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी आ पाएगा। आप आम नागरिक से बात कीजिए, मुझे नहीं लगता कि ये विश्वास इतनी जल्दी आएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इतना आसान नहीं है जब तक ये नहीं होता। मतलब 4,3800 स्क्वायर मतलब 3800 किलोमीटर का बाउंड्री है। जी कहाँ पर क्या है डिफाइंड है नहीं।
वो अपना अलग नक्शा लेके चल रहे हैं, हम अपने नक्शा लेके चल रहे हैं जी। ग्राउंड पर। तो ये सब चीज़ें देखिए इतनी जल्दी हम कहें होगी नहीं। हाँ, अगर पुराने चीज़ें स्थापित हो जाती हैं तब भी हम ये मान के चलेंगे कि ठीक है, आगे हमें क्या करना है करेंगे। लेकिन साथ में देखिए दोनों ने जो मिलिट्री बिल्डअप कर लिया है जी। वहाँ पर, जी। जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है, जी। चाहे वो एयरफील्ड्स हैं, चाहे कैंटोनमेंट्स हैं, चाहे मिलिट्री स्टेशंस हैं, और उसके साथ इतने चीन ने तो कितने गांव बना लिए हैं, जी। डेवलप कर लिया है, रोड्स बिल्कुल नज़दीक कर ली हैं, जी। अपना उसने टाइम। और देखिए आप अभी कंपेयर कीजिए, आप अभी कंपेयर कीजिए तो रूट जो चीन है इंफ्रास्ट्रक्चर में हमसे आगे है, जो उसने बिल्कुल। अपना ऑलरेडी कर लिया है। जी। हम उतना नहीं किए हैं। जी। तो कहीं ऐसा ना हो कि ऐसी बात ना हो कि हम कहें कि हम भी रोक देंगे। जी। हमें जो सोच के चलें कि हमें इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, उसको हमें बनाना ही पड़ेगा, जी। क्योंकि वो छोड़ देंगे फिर हम उसी तरह रह जाएंगे जी। जिस तरह चीन वो तो आगे आ चुका है। यहाँ तक कि देखिए डोकलम का इलाका है, वहाँ चीन ने कहा जा रहा है, सैटेलाइट रिपोर्ट अभी 4 दिन पहले की है, जो कहती है कि 22 गांव उसने बना रखे हैं। जी। और उसमें कहा तो जा रहा है 6 से 8 गांव ऐसे हैं जो कि, या मैक्सिमम एरिया बल्कि उसमें भूटान का है, बिकॉज डोकलम भूटान का एरिया है। जी। हालांकि भूटान तो कह रहा है कि उसकी लैंड नहीं है, जी। लेकिन सैटेलाइट इमेजरी कहती है कि 6 के आसपास कितने गांव हैं जो कि चीन ने बसाए हैं और वो डोकलम के भूटान के उसमें हैं। तो ये जो चीज़ें अगर रहेंगी तो इतनी जल्दी चीज़ कैसे आ सकती है? क्या दोनों अपनी ट्रुप्स हटाएंगे? जी। मुश्किल है, क्योंकि अगर हटा दिया तो जितना चाहे सर्वेलेंस या पेट्रोलिंग या जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है उसको कौन देखेगा? और हटाना चाहिए भी नहीं, कि जहां हम खाली करेंगे हमें पता नहीं जी। कि उसके बाद क्या होगा। और जिस तरह चीन आप नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और मालदीव्स में आ रहा है, क्या हमें, वो तो नेबरिंग कंट्रीज हैं, जी। तो क्या अपने बॉर्डर पर हम विश्वास करके कर सकते हैं उसके ऊपर इस तरह कि कहाँ से वो क्या कर ले? तो हमें अपना, मेरे कहने का मतलब कि गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए। जी। चाहे वो फिजिकल प्रेजेंस का है, चाहे इक्विपमेंट का है, और चाहे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का है, वो चलते ही रहना चाहिए। कि जब तक हम प्रेशर नहीं डालेंगे, और हम लोग पहले भी बात की है कि सिर्फ डिप्लोमेटिक प्रेशर से नहीं होगा, मिलिट्री और डिप्लोमेटिक प्रेशर रहेगा। डिप्लोमेटिक प्रेशर बैक्ड बाई, और मैं कहूँगा बैक्ड नहीं, स्ट्रेंथेंड, जी। ताकत मिले मिलिट्री की, तभी जो है चीज़ कायम रह पाएगी, अदरवाइज नहीं रह पाएगी। जहाँ तक इकॉनमी की बात है, देखिए इकॉनमी में चीन तो आगे है ही, जी। उसमें हम रोक नहीं सकते। और एक चीज़ बताऊँ मैं, ये कि बहुत ज़्यादा प्रेशर नॉर्मलाइज करने के लिए रिलेशंस इकोनॉमिक सेक्टर से ही है। जी। ये भी एक चीज़ है जो कि हमको मानना पड़ेगा, भले जी। वो दबी जुबान से कही जा रही है या नहीं कही जा रही है, बट ये फैक्ट है जी। कि ये भी चीज़ में आ रही है। आप देखिए कि हमारे इंपोर्ट्स 56% बढ़ गए हैं चीन से जी। अभी, और बैलेंस ऑफ पेमेंट तो ऑलरेडी आई थिंक $85 बिलियन उसके फेवर में, अभी तक की बात कर रहा हूँ, आगे जी। के तो अलग ही है। तो साथ में, क्योंकि फायदा उसी को होगा चीन को, साथ में देखिए एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हमें सोचना पड़ेगा कि चीन क्या सोच रहा है। जी। चीन एज इट इज अपने आप को वर्ल्ड लीडर मान रहा है, और वर्ल्ड लीडर बनने के लिए उसने क्या क्या नहीं किया है। खुल करके रूस के समर्थन में भी नहीं आया, लेकिन जी। रूस के साथ है, एग्रीमेंट कर रहा है, लेकिन खुल के उसने नहीं बोला। पीस प्लान भी वो ले आया जी। यूक्रेन रूस के लिए। अमेरिका में भी बातचीत की, शी जिनपिंग और जो बाइडेन वहाँ गए थे, उनकी बात भी हुई। मिडिल ईस्ट में भी वो देखिए सऊदी अरेबिया और यूएई को साथ में ला रहा था, जी। ईरान के साथ था, अपने आप को मतलब जहाँ मौका मिल रहा है वर्ल्ड लीडर दिखा रहा है। तो ये चाहता है कि वर्ल्ड लीडर के लिए वो ये दिखाए कि वह भी, जो ग्लोबल साउथ का लीडर भारत कहता है कि वो ये भी अपने आप को चाहता है, जी। और ये नहीं चाहता है, उसको भी पता है कि इमर्जिंग इंडिया है, भारत के पास ताकत है जी। कि भारत यूक्रेन और बाकियों वाली नहीं हालत होगी। तो उसको ये लग रहा है कि भारत के साथ नॉर्मलाइज करके चलें कि हम वो ना कहूँ से दोस्ती, हालांकि वो दोस्ती बोलेगा, बट ना कहूँ से बैर वाली बात लेके चलेगा कि लोग दुनिया में वो दिखाए कि जी। हम जो है किसी के अगेंस्ट नहीं है, नॉर्मलाइज करना चाहते हैं। जी। बिल्कुल सर।
सर, श्रीलंका के राष्ट्रपति की भारत यात्रा किन मायनों में उपयोगी रही? नहीं जी, देखिए जो रिलेशंस बीच में हो गए थे जिस तरह से, जी उससे कंपेयर करेंगे तो ये तो बहुत उपयोगी रही इस मामले में कि पहली विजिट राष्ट्रपति बनने के बाद उनकी है जी और भारत में ही आए, इनवाइट जी किए गए, भारत जी में ही आए, जी तो एक ये अच्छा संकेत देता है। जी हालांकि ऐसा नहीं कि पहले नहीं आए, सितंबर में, इसी साल सितंबर में वो आए थे, जी एक डेलीगेशन के साथ जी विजिट पर आए थे उस समय। और उस समय इलेक्शन अनाउंस नहीं हुए थे जी श्रीलंका के, जी वो तो बाद में हुए और फिर इनका इलेक्शन हुआ। हालांकि पहले ये सोचा जा रहा था कि चूंकि ये मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट जी पार्टी के हैं, कम्युनिस्ट उसमें हैं, तो इनका झुकाव नहीं रहेगा, हो सकता है चीन की तरफ ज़्यादा हो जी और भारत से कैसे संबंध रहेंगे। लेकिन पहली विजिट पर आना ही कहता है कि मतलब उनका एम है संबंध सुधारना। लेकिन ये भी है कि अगले ही महीने वो चीन जा रहे हैं, जी यहाँ से जाने के बाद जी चीन जाएंगे। लेकिन देखिए बैकग्राउंड आप देखिए कि चीन के साथ जो इन्वॉल्वमेंट था श्रीलंका का, खास करके मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट, वहाँ जाना, जी पिछले राष्ट्रपति कितनी बार गए आए, उनके साथ जो इकोनॉमिक चीज़ें थी, जी हबनतोता जो पोर्ट है वहाँ पर चीन की वर्चस्व एक तरह से है। चीन की शिप्स एक नहीं दो दो आई जी वहाँ पर, और वो शिप्स कौन सी थी, वो सारे जो ये स्पाई शिप्स थी जी जो एक तरह से सीक्रेट ही वो टूर के लिए ही आई थी, स्पाइंग के लिए ही जानी जाती हैं वो। और श्रीलंका की इकॉनमी देखिए बिल्कुल ही डाउन, ठीक है, हो ही गई है, अभी भी वही चल रही है। जी उसने सबसे मदद मांगा, IMF से भी मिला कुछ, चीन ने उतनी मदद नहीं की, बल्कि भारत ने $4 बिलियन दिए थे जी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स और बाकी उनको ठीक करने के लिए। भारत ने उनको क्रूड ऑयल भी दिया था, राइस से लेके कई चीज़ें, फूड आइटम्स, मेडिसिन्स दी थी उनको। तो ये जो चीज़ें थी, ये बैकग्राउंड से लेकर के लग रहा था कि शायद कितनी जल्दी बातचीत हो पाएगी नहीं, लेकिन ये एक अच्छी पहल है, अच्छी बात हुई। ये यहाँ पर आए, इनको अच्छा रिसेप्शन भी दिया गया जी और प्रधानमंत्री से मिले, राष्ट्रपति से मिले, फॉरेन मिनिस्टर, NSA सबसे मिले, जी तो एक अच्छी चीज़ मानी जाएगी। और उन्होंने बोला भी, देखिए दस नायक के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने साफ बोला कि भाई वो श्रीलंका की ज़मीन को भारत विरोधी कार्रवाइयों के लिए नहीं इस्तेमाल होने देंगे। जी और उन्होंने ये कहा कि देखिए हम वो इंटरेस्ट श्रीलंका का देखेंगे, जी किसी दूसरे का नहीं। जी। और सभी की वही, भारत भी यही कहता है। और उन्हें ये भी कहा कि हम बीच की वो नहीं बनना चाहते दोनों देशों की, जी तो हम अपने इंटरेस्ट देखेंगे और भारत का भी इंटरेस्ट देखेंगे। और इन्होंने श्रीलंका को एक रीजनल हब बनाना चाहते हैं, खासकर लॉजिस्टिक्स का, जो कि उस इलाके में रह के इससे बहुत फ़ायदा हो सकता है। जी वहाँ से इतनी शिप्स आती हैं, देखिए नीचे उनको लिए कोई ठहराव की, रिफिटिंग की, बाकी कोई जगह नहीं है पूरी इंडियन ओशन में नीचे। जी तो ये भारत चाहता था वहाँ बनाना, तो अब उनके भी समझ में आई है, लेकिन अकेले वो कर नहीं सकते। जी इसके लिए उनको भारत की मदद चाहिए। भारत से इनको लैंड रूट, एयर रूट या सी रूट नज़दीक हैं, बिल्कुल आप जानते ही हैं। जी तो वो मदद चाहिए क्योंकि भारत इन चीज़ों में काफ़ी आगे है। तो ये सब चीज़ें इनको ज़रूरी हैं जो चाहिए। देखिए एग्रीकल्चर, फूड और मेडिसिन के लिए भी श्रीलंका आज की डेट में काफ़ी क्या सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट है भारत के ऊपर। जी ये भी उनको पता है। कल्चरल और बाकी टाइज हैं ही हैं, तमिल्स का जो चीज़ है। तो उन्होंने ये भी बोला है कि वो अपने टेरिटरी को जो है भारत के खिलाफ इनमिकल इंटरेस्ट के लिए वो कहते हैं, उन्होंने कहा कि नहीं होने देंगे। और उन्होंने जो अभी साइन किए एग्रीमेंट्स, उसमें हर एक चीज़ का है। देखिए डिजिटल में कितना भारत आगे है, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, मेडिकल, टेक्निकल, इकोनॉमिक, मतलब कई चीज़ों के लिए एग्रीमेंट साइन किया उन्होंने यहाँ से। लेकिन एक दो चीज़ें देखिए जो बहुत स्टैंड आउट भी करेंगी कि तमिल्स की जो प्रॉब्लम है, समस्या, वो एक अभी भी है जो पूरी तरह से वहाँ नहीं सॉल्व हुई है। फिशरमैन हमारे हैं, अक्सर वहाँ पकड़े जाते हैं, कोई डिमार्केशन है नहीं, या बीच बीच में प्रॉब्लम्स आती रहती हैं।
और जो इनका एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था काफ़ी पहले, और 13th अमेंडमेंट बेसिकली जो प्रोविंशियल काउंसिल्स के लिए था, जिसमें था कि ये जो तमिल्स को और बाकियों को उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए प्रोविंशियल काउंसिल्स को। वो चीज़ जो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, जो भारत कहता रहा इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो ये भी एक चीज़ है। और यही इनकी ही पार्टी पहले कहती रही है कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो भारत के दबाव में ये अमेंडमेंट हुआ है जी। तो ये भी एक पॉइंट है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बात तो नहीं हुई। फिर जो पोर्ट प्रोजेक्ट है अदानी का ही है वहाँ श्रीलंका में सबसे बड़ा, जिसको इन्होंने ही कहा था पहले कि हम रिव्यू करेंगे, लेकिन अभी शायद जो बात हुई है इसमें गो अहेड मिल गया है कि अदानी का जो ये प्रोजेक्ट है वो वहाँ चलेगा। लेकिन ये एक कंटेशियस पॉइंट था दोनों के बीच में। बात ये भी कही है डिफेंस कोऑपरेशन करेंगे, बट किस लेवल का करेंगे। हालांकि इन्होंने कहा है कि ट्रेनिंग के लिए डिफेंस डायलॉग करेंगे, आपस में विजिट्स होंगी। हालांकि ये शुरू हो ही गया है जी। डिफेंस डायलॉग शुरू हो गए हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, ट्रेनिंग्स हैं, ये सब चीज़ें हैं। साइबर सिक्योरिटी है, काउंटर टेररिज्म है, मैरीटाइम सिक्योरिटी है, जो बहुत ज़रूरी है श्रीलंका के लिए। तो इसके बारे में है बातचीत। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है श्रीलंका को, देखिए इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड उनकी जी भारत से ही है, तो उनको एक बहुत ज़रूरी है उनके लिए। और उन्होंने कहा है कि इंडिया के इलेक्ट्रिसिटी के उसके लिए जनरेशन के लिए एलएनजी हो सप्लाई रूट होगा, पाइपलाइन की बात हो गई है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं, लेकिन और भी जो चीज़ें आई हैं, सोलर प्रोजेक्ट्स उनके यहाँ, भारत सोलर प्रोजेक्ट्स में इतना ज़्यादा जनरेशन अभी कर रहा है, तो उसकी भी बात हुई है। फेरी सर्विसेज रामेश्वरम और तलामन्नूर के बीच में, तलाईमन्नूर के बीच में, देखिए वो तो आप जानती हैं कितना नज़दीक है, उसके बारे में भी बात हुई है। और रामायण और बुद्धिस्ट सर्किट के बारे में भी विजिट, इसके बारे में बातचीत हुई है। तो ये जो है कुछ चीज़ें हैं जो कि अभी भी कुछ चीज़ जो रह गई है। देखिए एक लैंड कॉरिडोर की पहले बात हो रही थी, श्रीलंका ने बोला था, वो थोड़ा सा अभी नहीं आया। इकोनॉमिक और जो टेक्निकल कोऑपरेशन एग्रीमेंट है वो हुआ तो है, डिटेल्स अभी वर्किंग उसमें आएगा। एफटीए की बात हो रही थी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, वो अभी थोड़ा कंटेंशियस इशू है जो आगे नहीं बढ़ा है। और जो हालांकि इन्होंने कहा था कि जो तमिल्स के लैंड ले लिए गए थे, दूसरे लोग ले लिए थे या गवर्नमेंट ली थी, वो वापस किए जाएंगे, वो भी चीज़ एक है जो कि अभी होनी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत डिटेल में नहीं आई हैं, बट ज़रूर बातचीत हुई होगी और मुझे लग रहा है कि इस पर आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक अच्छी पहल है, और अगर ये सारी चीज़ें आगे बढ़ती हैं तो ज़रूर समाधान इनका भी आएगा और पहले की तरह पुनर्स्थापित हो सकेंगे संबंध। जी बिल्कुल सर। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुवैत दौरे का क्या रणनीतिक महत्व है भारत के लिए? देखिए नीरज जी, इस पहली बात की 43 साल के बाद कोई प्रधानमंत्री जा रहा है वहाँ कुवैत में। जी 1981 में इंदिरा गांधी गई थी जी, और उसके बाद मोदी जी जा रहे हैं, तो यही दर्शाता है कि महत्व है कुवैत का जी वहाँ पर। और देखिए अभी तक प्रधानमंत्री जो हैं गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के जो देश हैं सबको विजिट कर चुके हैं कुवैत को छोड़ करके जी। और अभी कुवैत जो है प्रेसिडेंट है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का जी, तो वो भी एक महत्वपूर्ण बात है जी। दूसरा, अभी तक कुवैत जो है भारत के लिए एलएनजी गैस और अपना पेट्रोलियम क्रूड ऑयल के लिए बिल्कुल, मतलब एक तरह से कहिए कि बहुत स्टैटिक और बहुत ही डिपेंडेबल सप्लायर है जी। तो ये इनके यहाँ से हमारा चलता रहा है जी। और लेकिन अगेन ये इतनी जल्दी नहीं हुई थी। मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, 1999 में जब इराक ने गल्फ में इधर अटैक किया था जी, कुवैत और बाकी जो इलाके हैं वहाँ पर, तो भारत ने उस समय खुल करके मुखर होकर के उसको अपोज नहीं किया था, उसके विरुद्ध नहीं बोला था। उस समय से थोड़ा सा तनाव तो नहीं कहूँगा, लेकिन कहिए कि दूरी आ गई थी दोनों के उसमें जी, भारत और उसके बीच में जी। तो ये एक चीज़ थी जो कि
बीच में चलती रही थी। और एक चीज़ और है कि 1961 तक जी इंडिया का जो करेंसी है रूपी, जी रुपया वहाँ पर एक करेंसी था, मतलब चल रहा था। जी लेकिन उसके बाद बंद हुआ बीच में इस कारणों की वजह से। और ऐसा नहीं है कि अपने प्रधानमंत्री अभी जा रहे हैं, 2022 में इन्होंने जाना था, जी। लेकिन कोरोना के आफ्टर इफेक्ट्स और बाकी चीज़ें जो चल रही थी इस वजह से वो नहीं गए। और मैं ऐड करूंगा कि ग्राउंड वर्क पूरा कोरोना की वजह से नहीं हो पाया था, जी, जी। इस वजह से वो नहीं जा पाए। लेकिन इससे पहले देखिए कि क्राउन प्रिंस जो हैं वो अभी मिले थे न्यूयॉर्क में, जब गए थे सितंबर में जी प्रधानमंत्री, वहाँ उनकी मुलाकात हुई थी। और उससे पहले कुवैत के फॉरेन मिनिस्टर आए थे, हमारे भी फॉरेन मिनिस्टर गए थे वहाँ। जी इन लोगों ने बीच में बातचीत की थी। और कुवैत के तो फॉरेन मिनिस्टर अभी आए थे, इसी महीने शुरू में 2 या 3 तारीख को आए थे। जी तो ये ग्राउंड वर्क पूरा बना था। जी और उसके बाद जो है यहाँ से ये विजिट वाली बात हुई है। और ये जो इवन दोनों हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे, इन्होंने एक जॉइंट कमीशन फॉर कोऑर्डिनेशन करके फॉर कोऑपरेशन, जॉइंट कमीशन फॉर कोऑपरेशन साइन किया है। जी तो वो चीज़ आगे बढ़ी है इसके ऊपर। और देखिए, नॉर्मल देखा जाए तो ट्रेड जो है सिर्फ हमारा कुवैत के साथ $2 बिलियन करीब पहुंच गया है, जी। तो काफ़ी ज़्यादा है उसके साथ देखा जाए। और कुवैत इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, जो कि बहुत बड़ा एक फंड एजेंसी है दुनिया का, जी। $20 बिलियन ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहा है भारत में। जी तो ये सब चीज़ें हैं जिसको लेकर के कि ये आगे बढ़ रहे हैं। और जो मैं जॉइंट कमेटी फॉर कोऑपरेशन की बात कर रहा था, उन्होंने ऑलरेडी कई चीज़ों पर, जैसे एग्रीकल्चर है, डिजिटल इकॉनमी के बारे में है, उन्होंने एजुकेशन, ट्रेड, इन सब की जो है फ्रेमवर्क के ऊपर बात चल रही है। और उसमें देखिए सिक्योरिटी भी आज है। जी तो आजकल जो है किसी देश के साथ भी सिक्योरिटी एक इशू जरूर है, वो भी आगे आ जाता है। और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो इन्वेस्टमेंट जो मैं कह रहा था, कुवैत ने अभी तक $10 बिलियन तो कर दिया है। जी। $20 बिलियन जो मैं अभी कह रहा था, उन्होंने ऑलरेडी बोला हुआ है कि इन्वेस्ट करेंगे। जी। और आगे भी करेंगे, क्योंकि उनके पास फंड्स की कमी नहीं है। लेकिन इंडिया की देखिए ज़रूरत है, कुवैत की ज़रूरत है इंडिया को एनर्जी नीड्स के लिए। जी। जैसे मैंने कहा, बहुत रिलायबल सप्लायर है कुवैत, हर समय उसने कभी कोई वो नहीं लगाया है अपोजिशन या कोई और चीज़ उसके ऊपर। जी तो वो हमारी ज़रूरत है, भारत की ज़रूरत है। गल्फ़ और मिडिल ईस्ट में हमें भी अपनी आवाज़ चाहिए। जी तो ऑलरेडी जैसे मैंने कहा, गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल में मेजर देश हैं ये, जी सब धनी और संपन्न देश हैं। तो यहाँ पर भी वॉइस हर एक के साथ होना चाहिए, ज़रूरी है वहाँ पर भारत को। और इन्वेस्टमेंट्स हमें चाहिए, और ये रिच कंट्रीज हैं जिनके पास फंड्स अवेलेबल हैं इन्वेस्ट करने के लिए, अपने यहाँ नहीं कर पाते हैं। पीपल टू पीपल कांटेक्ट एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, जी वो भी है। और एमओयू भी साइन हुआ है डोमेस्टिक वर्कर्स के ऊपर। तो अगर आप कुवैत की बात करें तो देखिए, आज की तारीख में कुवैत में जो वर्किंग क्लास है, जी लेबर एंड वर्किंग क्लास में कहूँगा, सबसे ज़्यादा जो है भारतीय हैं। जी मैक्सिमम वर्किंग फोर्स अगर आप कहिए तो भारतीय हैं वहाँ पर। जी तो कुछ वहाँ पर आई थी जहाँ कुछ वर्कर्स को परेशान किया जा रहा था। जी कुछ और ऐसे केसेज आए थे जिसको ऑलरेडी एक वर्किंग मैकेनिज्म हुआ था। उस समय भी हमारे फॉरेन मिनिस्टर वहाँ गए थे, कुवैत जा चुके हैं पहले भी। जी। और इन्होंने एक MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, बेसिकली डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए कि मिसट्रीटमेंट उनका नहीं हो। जी उसके अलावा वर्किंग फोर्स की ज़रूरत है, और ट्रेंड वर्किंग फोर्स भारत से जा रहा है कुवैत में, उनको ज़रूरत है। जी कुवैत को देखिए ज़रूरत बहुत ज़्यादा है मैरीटाइम सिक्योरिटी की, जी जिसमें भारत बहुत मदद कर सकता है जी वहाँ पर। और इधर भी वेपन्स, आर्मामेंट्स, डिफेंस इंडस्ट्री तो अब भारत की आगे बढ़ी रही है। जी तो उन लोगों को वो देख ही रहे हैं कि सऊदी अरेबिया और UAE भी यहाँ से वेपन्स ले रहे हैं, गन्स और बाकी चीज़ें। तो वो भी एक है अंडरलाइन, जो चाहेंगे अपने आप को मजबूत करना। और इसके साथ
कोलैबोरेशन खासकर टेक्नोलॉजी और डिजिटल फील्ड में जिसमें भारत बहुत आगे हो चुका है, एडवांस कंट्री से भी आगे हो चुका है, और इनको इतनी आसानी से और सस्ता जो है बाहर कहीं से नहीं मिल पाएगा जी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि उनको भी चाहिए। और जैसे विजिट की हम बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री की 43 साल के बाद है। हालांकि 2009 में जो उस समय के हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे अंसारी जी, वो गए थे वहाँ जी, विजिट। उसके बीच में अमीर भी इनके एक बार आए थे, बट वो पर्सनल विजिट पर आए थे। जी, तो मतलब बातचीत उस हिसाब से चलती रही थी। और जो कुवैत भी देख रहा है कि इकोनॉमिक पोटेंशियल जो भारत का है जी, वो काफ़ी है, तो उसको भी उससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। और वर्कर्स का जैसे मैंने कहा, एक तरह से ये मान के चलिए कि बैकबोन कुवैत को लग रहा है कि यहीं से हमें मिलेंगे जी। और इससे हमें काफ़ी फ़ायदा होगा। और वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ जो उसने देख लिया कि ग्लोबल साउथ की किस तरह से आवाज़ भारत हर एक फोरम में कर रहा है, जी, उसके लिए भी उन्होंने सोचा कि इसकी काफ़ी ज़रूरत है। तो इस वजह से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, जैसे मैंने कहा, दोनों को, भारत को भी और कुवैत को भी। जी, बिल्कुल सर। और आप के कार्यक्रम में सर आपने रूस यूक्रेन युद्ध पर हमेशा की तरह विस्तार से जानकारी दी और साथ ही भारत चीन के जो संबंध हैं और जो दोनों देशों के प्रतिनिधियों, विशेष प्रतिनिधियों की जो वार्ता हुई है उस पर आपने व्यापक दृष्टि डाली और तमाम पहलुओं से अवगत कराया। श्रीलंका के राष्ट्रपति की भारत यात्रा किन मायनों में महत्वपूर्ण रही दोनों देशों के लिए, उस पर आपने विस्तार से जानकारी दी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कुवैत दौरा है, जो 4 दशकों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली कुवैत यात्रा है, उस पर आपने जानकारी दी है। आज के कार्यक्रम को सर आपने काफ़ी ज्ञानवर्धक बनाया। आप इस चर्चा से जुड़े आपका बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे हैं प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।